हिस्ट्री का है। हाँ सर। चलिए बताइएगा, इसमें चैप्टर क्या है, तो दक्षिण भारत, चोल, चालुक्य, पल्लव एवं संगम युग है। ठीक है, देखिए इसमें डायरेक्ट आइए, इसका डिटेल पढ़ लिए होंगे या तो पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे आइए, डायरेक्ट आइए। क्वेश्चन नंबर 1 पे कह रहा है कि 9वीं शताब्दी में ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है ना, कह रहा है क्वेश्चन में कि 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई, क्या होगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विजयालय। क्या हो जाएगा, विजयालय। तो 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई, तो क्या होगा, विजयालय। तो चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी, जो अरब में पल्लवों का एक सामंती सरदार था। ठीक है, उसने 850 ईस्वी के लगभग में तंजौर, वर्तमान तंजावर के अपने अधिकार में कर लिया, और इस समय पल्लवों एवं पांड्यों में निरंतर संघर्ष चल रहा था, और पांड्यों की निर्भर स्थिति का लाभ उठाकर विजयालय ने तंजौर, वर्तमान तंजावर पर अधिकार जमा लिया, जहां उसने दुर्गा देवी का एक मंदिर बनवाया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि चोल वंश का संस्थापक कौन था, बताइए क्या होगा, विजयालय। तो चोल वंश का संस्थापक कौन था, तो विजयालय है। आइए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है। ये सब टॉपिक्स में बहुत क्वेश्चन आता है। तो कह रहा है निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है, बताइए क्या होगा, बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर। क्या होगा, बृहदेश्वर मंदिर। तो कह रहा है ना कि चोल स्थापत्य के उत्कृष्ट नमूने तंजौर, वर्तमान तंजावर के शैव मंदिर, जो राजराजेश्वर या बृहदेश्वर नाम से प्रसिद्ध है, का निर्माण राजराज प्रथम के काल में हुआ था, और भारत के मंदिरों में सबसे बड़ा तथा लंबा यह मंदिर द्रविड़ शैली का सर्वोत्तम नमूना माना जाता है। ठीक है, इसका विशाल प्रांगण 500 गुना 250 के आकार का है, और मंदिर के प्रवेश द्वार पर दोनों ओर 2 द्वारपालों की मूर्तियां बनी हैं। इस मंदिर के बहिर्भाग में नंदी की एकात्मक विशाल मूर्ति बनी है, जिसे जो है ना भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 4 पे कह रहा है कि तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर निर्मित हुआ था किसके शासनकाल काल में, बताइए क्या होगा, राजा राज फर्स्ट। हाँ। तो कह रहा है ना कि तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर निर्मित हुआ था शासनकाल में चोल सम्राट कौन था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजराज प्रथम होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि नेक्स्ट आइए 5वां नंबर कह रहा है कि चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था, बताइए। हाँ, तो चोलों का जो राज तो था ना किस क्षेत्र में फैला था, सही उत्तर होगा क्या होगा, कोरोमंडल तट दक्षिण के कुछ भाग में। ठीक है, तो चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था, तो कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग में होगा। तो कह रहा है कि कृष्णा तथा तुंगभद्रा नदियों से लेकर कुमारी अंतरीप तक विस्तृत भूभाग प्राचीन काल में तमिल प्रदेश का निर्माण करता था। इसमें कोरोमंडल तट तथा दक्कन के कुछ भाग यथा उरयूर, कावेरी पट्टनम, तंजावर आदि चोलों के अधिकार में थे। ठीक है, चलिए आगे आइए। कह रहा है कि चोलों की राजधानी थी, कहाँ थी, बताइए। चोलों की राजधानी कहाँ थी, तंजौर था। तो प्रश्नगत में चोलों की राजधानी तंजौर, वर्तमान में तंजावर थी। इसके अतिरिक्त गंगईकोंडचोलपुरम भी चोलों की राजधानी बनी थी, और संगम काल में चोलों की राजधानी उरयूर थी। तो संगम काल में चोलों की राजधानी कहाँ थी, तो उरयूर थी। कहाँ था, उरयूर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी, बताइए। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी, इसका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा, ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता होगा। तो निम्नलिखित में से चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी, तो ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता थी। ठीक है, आगे कह रहा है कि चोल प्रशासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता यह असाधारण शक्ति तथा क्षमता है, जो स्वायत्त शासी ग्रामीण संस्थाओं के संचालन में परिरक्षित होती है। वस्तुतः इस काल में स्वायत्त शासन पूर्णतः ग्रामों में ही क्रियान्वित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे यही कह रहा है कि चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था, बताइए। चोल काल क्या होगा, हाँ। तो चोल काल जो है ना किसके लिए प्रसिद्ध था, तो चोल काल जो था ना प्रसिद्ध ग्राम पंचायत के लिए था, विलेज असेंबली के लिए प्रसिद्ध था। आगे कह रहा है कि चोल युग प्रसिद्ध था निम्न में से किसके लिए, तो क्या होगा, तो ग्रामीण सभाएं के लिए। ठीक है, तो चोल युग जो प्रसिद्ध था किसके लिए था, तो ग्रामीण सभाएं के लिए था। चलिए नेक्स्ट आइए कह रहा है कि किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था, बताइए। किस राज्य में, किस भारतीय राज्य में था,
हाँ, तो कह रहा है ना कि किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था, तो इसका सही उत्तर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी होगा, चोल का था। तो चोल जो है ना दक्षिण भारतीय राज्य में प्रथम जो है उत्तम प्रशासन ग्राम ग्राम जो है ना प्रशासन था। चलिए नेक्स्ट पे आइए, बताइएगा कह रहा है किसकी प्रशासनीय प्रणाली की अद्वितीय विशेषता ग्राम पंचायत सुधारता का विकास था, बताइए चोल। क्या हो जाएगा, चोल का। तो किसकी जो है ना प्रशासनीय प्रणाली की अद्वितीय विशेषता ग्राम सुधारता का विकास थी, तो क्या हो जाएगा, चोल का। ठीक है, चोल का। आए क्वेश्चन नंबर 12 पे कर रहा है कुशल ग्रामीण, कह रहा है ना कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था, क्या था बताइए। ग्रामीण का चोल था। चोल था, क्या था, चोल था। तो कह रहा है कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन था, तो चोल था, क्या था, चोल था। ठीक है, आए कह रहा है कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था, बताइए क्या होगा। स्थानीय स्वशासन चोल। क्या हो जाएगा, तो चोल। तो कह रहा है ना कि कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था, तो क्या हो जाएगा, तो चोल। क्या होगा, चोल। ठीक है, याद रखिए। देखिए 66वीं बीपीएससी में प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। कह रहा कि कौन सा, तो याद रखिएगा ना कि कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था, तो चोल था। घटना चक्र का तो यही तो फायदा है कि ये क्वेश्चन आपको 2-3 जगह मिलेगा, इसी प्रकार क्या होता है, याद हो जाता है। कह रहा है कि चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में है वे कहाँ हैं, बताइए। उत्तर मेरूर में। क्या, उत्तर मेरूर में। कह रहा है कि चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में है वे हैं उत्तर मेरूर है। कह रहा है कि चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन में ग्राम सभा की कार्यकारिणी समिति की कार्यप्रणाली का विस्तृत विवरण हम प्रांतक प्रथम की उत्तर मेरूर अभिलेख से प्राप्त करते हैं, और चोल काल में प्रत्येक ग्राम में अपनी सभा होती है जो प्रायः केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से ग्राम जो है ना शासन का संचालन करती है। आगे कह रहा है कि चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा बरियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था, बताइए क्या होगा। क्या होगा, टोट बरियम। क्या होगा, टोट बरियम। तो कह रहा है कि चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा बरियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था, तो टोट बरियम। कह रहा है कि चोलकालीन गांवों के गतिविधियों की देखरेख एक कार्यकारिणी समिति करती थी जिसे वरियम कहा जाता था। उद्यान प्रशासन का कार्य देखने वाली समिति को टोट वरियम कहा जाता था, जबकि समवत्सर वरियम को वार्षिक समिति, एरी वरियम को तालाब समिति तथा पोन वरियम को स्वर्ण समिति कहते थे। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कह रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, बताइए। इसमें दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, बताइए कौन सा कथन सही है। दोनों सही है। हाँ, इसमें जो है ना पहला ऑप्शन कह रहा है कि चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था, ये क्या है, तो सही है। मतलब चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया, बिल्कुल सही है। और चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता, ये भी क्या है, तो बिल्कुल सही है। तो दोनों कथन क्या है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए आगे देखिए, इसका डिटेल कर रहा है कि द्रविड़ देश में चोल आधिपत्य की स्थापना वस्तुतः प्रांतक प्रथम ने की थी। उसने मदुरा के पांड्य राजा को हराकर मदुरई कोंड उपाधि धारण की। राजराज प्रथम के तंजौर वर्तमान में तंजावर अभिलेख के अनुसार सिंहल मतलब श्रीलंका के राजा महेंद्र पंचम ने पांड्य केरल चेर के राजाओं का एक संघ बनाया जो चोल नरेश राजराज प्रथम के विरुद्ध था। इस संघ का भेदन करने के लिए राजराज प्रथम ने सबसे पहले चेर राज्य पर आक्रमण किया और कंडलूर के मैदान में परास्त किया, और राजराज प्रथम एवं उनके पुत्र राजेंद्र प्रथम ने दक्षिणी पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीत लिया। अतः दोनों कथन क्या है, तो बिल्कुल सत्य है। चलिए क्वेश्चन 17 पे कर रहा है चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्राय क्या है, बताइए क्या होगा। तो चतुर्भुज है। क्या है, चतुर्भुज है। तो चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्राय चतुर्भुज है। तो कह रहा है कि चोल कलाकारों ने तक्षण कला में भी सफलता प्राप्त की है। उन्होंने पत्थर तथा धातु की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण किया है और पाषाण मूर्तियों से भी अधिक धातु कांस्य मूर्तियों का निर्माण हुआ है,
और सर्वाधिक सुंदर मूर्तियां नटराज शिव की है, जो बड़ी संख्या में मिली है। इन्हें विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमा रचनाओं में शामिल किया जाता है। ये मूर्तियां प्राय क्या है, चतुर्भुज है। चलिए आगे देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्य की विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है, बताइए। नटराज, ठीक है, नटराज होगा। चलिए नेक्स्ट है, कह रहा है कि चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई थी, क्या? नटराज शिव की कांस्य की प्रतिमाएं। तो कह रहा है कि चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई थी तो नटराज शिव की कांस्य प्रतिमाएं। आई कह रहा है कि नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति जो है ना, किस कला का उदाहरण है, बताइए क्या होगा? चोल कला का है। क्या है? तो चोल कला का। आई कह रहा है कि शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है, बताइए। क्या होगा? शिक्षक के रूप में। तो कह रहा है कि शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है, तो क्या होगा? शिक्षक के रूप में। आई कह रहा है शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा उन्हें गुरु शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। इस रूप में शिव अपने भक्तों को सभी प्रकार का ज्ञान प्रदान करते हुए माने गए हैं। इस रूप में शिव की दक्षिण दिशा में मुख किए हुए प्रतिमा स्थापित की गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे कर, नटराज नृत्य के भगवान की मूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। दोनों सही है। हाँ, इसमें दोनों सही है। कह रहा है ना कि यह मूर्ति नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है और आयकर अपने दाएं कान में वह एक पुरुष का कुंडल पहने हैं, बाएं में एक महिला का। दोनों सही है। चलिए आगे इसका डिटेल देखिए। कह रहा है भगवान शिव की नटराज मूर्ति मुद्रा जो है ना कि मूर्ति नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है। इस मूर्ति में उनके ऊपरी दाएं हाथ में डमरू सृजन का प्रतीक और ऊपरी बाएं हाथ में अग्नि विनाश का प्रतीक प्रदर्शित है। उनका दूसरा दाहिना हाथ अभय मुद्रा प्रदर्शित कर रहा है, जबकि दूसरा बायां हाथ उनके उठे हुए बाएं पैर की ओर इशारा कर रहा है, ये जो कि मोक्ष मार्ग का प्रतीक है। नटराज की इस मूर्ति में शिव को अर्ध नारीश्वर के रूप में दाहिने कान में पुरुष का कुंडल और बाएं कान में महिला का कुंडल पहने प्रदर्शित किया गया है। चलिए आगे कह रहा है 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे, बताइए। तो कह रहा है ना कि 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे, तो इसका सही उत्तर होगा कुलोतुंग प्रथम। तो कह रहा है चोल शासक जो है ना, चोल शासक कुलोतुंग प्रथम का शासनकाल में 1070 ईस्वी में 72 सौदागरों जो है ना एक चोल दूत मंडल चीन भेजा गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए। कह रहा इनमें से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, बताइए। क्या होगा? तो चोल। तो कह रहा है कि निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, तो क्या होगा? चोल हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि चोल राजाओं ने एक विशाल संगठित सेना का निर्माण किया था और चोलों के पास अश्व गज एवं पैदल सैनिकों के साथ ही एक अत्यंत शक्तिशाली नौसेना भी थी। इसी नौसेना की सहायता से उन्होंने श्री विजय, सिंहल, मालदीव आदि द्वीपों की विजय की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे कह रहा है कि निम्नांकित राजवंशों में किसी शासनकाल में शासक अपने राज्यकाल की अपनी उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे, बताइए क्या होगा? स्टार पढ़िए बॉक्स। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे कह रहा है कि स्टार्ट दिया, देखिए कह रहा है कि प्राचीन हिंदू राजवंशों के सभी सम्राट प्रायः कह रहा है कि प्राचीन हिंदू राजवंशों के सभी सम्राट प्रायः अपने जीवन काल में ही युवराज का चुनाव कर लेते थे, जो उसके बाद उसका उत्तराधिकारी बनता था। यह प्रवृत्ति चोल वंश में सर्वाधिक दिखाई देती थी। चलिए बताया नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित चोल शासकों में से जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया वह कौन था, बताइए। क्या होगा? तो राजेंद्र प्रथम। क्या होगा? राजेंद्र प्रथम। तो कह रहा है कि राज प्रथम की मृत्यु के बाद उसका योगतम पुत्र राजेंद्र प्रथम सम्राट बना। उसने अपने पिता की समाजवादी नीति को आगे बढ़ाया। राजेंद्र प्रथम का काल चोल शक्ति का चरमोत्कर्ष काल था। राजेंद्र प्रथम के बारे में कहा गया है कि उसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया था। 1017 ईस्वी में उसने संपूर्ण सिंहल द्वीप श्रीलंका को जीत लिया और तथा सिंहल राजा महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर चोल राज्य में लाया। उसने पवित्र गंगा जल लाने के उद्देश्य से गंगा घाटी में अभिनय किया तथा पाल शासक महिपाल को पराजित किया। इस विजय के उपलक्ष्य में उसने गंगोंड की उपाधि ग्रहण किया।
तथा गंगोट चोलपुरम नामक नई राजधानी की स्थापना की। नवीन राजधानी के निकट ही उसने सिंचाई के लिए चोलगम नामक विशाल तालाब का निर्माण कराया। चलिए आगे आइए। आगे करा किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी, बताइए क्या होगा, बताइए। राजराज प्रथम होगा। क्या होगा, राजराज प्रथम। तो कह रहा है किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की, तो राजराज प्रथम। तो कह रहा है कि चोल साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक प्रांतक द्वितीय सुंदर चोल का पुत्र अरिमोवर्मन था, जो 985 ईस्वी में राजराज के नाम से गद्दी पर बैठा, और यह विशेषता के साथ साथ कुशल प्रशासक तथा महान निर्माता भी था। और राजराज प्रथम ने एक अस्थायी सेना तथा विशाल नौसेना का गठन किया। उसने समस्त भूमि का पर नाप कराई। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे करा, चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी, बताइए क्या होगा, क्या होगा, तो राजराज प्रथम। तो कह रहा है चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी, तो राजराज प्रथम होगा। तो कह रहा है चोल शासक राजराज प्रथम ने सिंहल श्रीलंका पर आक्रमण करके उत्तरी सिंहल को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। विजित क्षेत्र में राजराज ने अनुराधपुर को नष्ट कर पोलोनरुवा को इस क्षेत्र की राजधानी बनाया और उसका नाम जगन्नाथ मंगलम रखा। राजा शैल मतालवी था, इसने शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट ये कह रहा है कि चोल राजाओं में किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त किया था, बताइए। जय हिंद। तो कह रहा है ना कि चोल राजाओं में किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त किया था, तो क्या हो जाएगा, तो आदित्य प्रथम। क्या होगा, आदित्य प्रथम हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि चोल राजा राजन प्रथम ने सिंहल द्वीप पर श्रीलंका विजय सिलोन सॉरी राजन प्रथम होगा, सॉरी हम क्या बोले, अच्छा। एक कह रहा है कि चोल राजाओं में किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त किया था, तो ये हो जाएगा राजन प्रथम हो जाएगा। तो कह रहा है कि चोल राजा राजन प्रथम ने सिंहल द्वीप या श्रीलंका विजय सिलोन श्रीलंका का कार्य पूर्ण किया था। और यद्यपि जो है ना राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण कर वहाँ के कुछ प्रदेशों पर अपना अधिकार कर लिया, किंतु संपूर्ण श्रीलंका पर उसका जो है ना अधिकार नहीं हो पाया। राजन प्रथम ने वहाँ के शासक महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर चोल राज भेज दिया, जहाँ 12 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो गई। संपूर्ण श्रीलंका पर राजन प्रथम का अधिकार हो गया। चलिए नेक्स्ट पे आइए। कह रहा है कि वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था, बताइए। कुलोत्तुंग प्रथम। तो कह रहा है ना कि वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, तो कुलोत्तुंग प्रथम। तो कह रहा है कि कुलोत्तुंग प्रथम के समय श्रीलंका के राजा विजय बाहु ने अपनी स्वतंत्रता घोषित की, किंतु कुलोत्तुंग प्रथम ने श्रीलंका में चोल प्रभाव की समाप्ति के प्रति किसी कटुता का प्रदर्शन नहीं किया तथा उसने अपनी पुत्री का विवाह श्रीलंका के राजकुमार वीरपेरुमाल के साथ कर दिया। तो नेक्स्ट आगे कह रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कथन आर कहा गया है। कथन कह रहा है कि हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। क्या सही है, बताइए। सही है। और कारण कह रहा है कि चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया, जिनमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते हैं। क्या सही है, बताइए। दोनों सही है। दोनों सही है। आगे कह रहा है कि चोलों के विषय में हमें उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। राजराज प्रथम एवं राजेंद्र प्रथम ने मंदिरों की ऐतिहासिक दीवारों पर शिलालेख स्थापित किए। राजराज प्रथम ने अभिलेखों द्वारा अपने पूर्वजों के ऐतिहासिक को संकलित करने एवं अपने काल की घटनाओं और विजयों को लेखों में जोड़ने की प्रथा प्रारंभ किया और इसका अनुकरण बाद में राजाओं ने किया। अतः स्पष्ट है कि कथन और कारण दोनों जो है ना सत्य है, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे कह रहा है कि देखिए भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित लोगों पर विचार कीजिए। यहाँ पे कह रहा है, देखिए इसमें आगे देखिए कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है कि इसमें जो है उपयुक्त में से कौन सुमेलित सही सुमेलित है, ये बताइए इसमें कौन सही है, बताइए क्या होगा। एक और तीन सही है, ठीक है। इसमें कह रहा है ना एक क्या कह रहा है कि एरिपति क्या है, तो भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय से रख रखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था, उसे जो है ना उसका शब्द एरिपति होता था, ठीक है। और आगे 2 नंबर तो गलत, इसका 3 नंबर सही है। देखिए 1 और 3 है। तो कह रहा है कि घटिका जो था ना प्राय मंदिरों के साथ संबंध विद्यालय था, ये बिल्कुल क्या है, तो सही है। तो कह रहा है एरिपति चोल प्रशासन के अंतर्गत यह भूमि होती थी जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रख रखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। 7वीं 8वीं सदी में दक्षिण भारत में घंटिका प्राय मंदिरों के साथ संबंध विद्यालय थे
आज चोलकालीन स्थानीय प्रशासन में बड़े नगरों में अलग कुर्रम ग्राम संघ गठित किए जाते थे, जिन्हें तनियूर अथवा तकुरम कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट आइए करण, इनमें से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी? बताइए क्या होगा। क्या हो जाएगा? तो इसमें सी और डी दोनों होगा, नाना देशी और मणिग्राम दोनों होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि इनमें से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी? तो नाना देशी और मणिग्राम दोनों था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है श्रेणी एक ही क्रम के व्यवसाय करने वाले लोगों की समिति दोनों ही थी, दोनों मतलब समिति होती थी। और नगरम व्यापारियों के स्थानीय संगठनों को कहा जाता था। इस प्रकार के संगठन कांची तथा मालपुरम के विद्वान थे। और लेखों में हमें विभिन्न व्यापारिक संघों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ये व्यापारी संघ है मणिग्रामम, नानादेशीस, नानदेशी, बलैंग, बलंजियार, इदैंग आदि। मणिग्राम नानादेशीस दूसरे देशों के साथ भी व्यापार करते थे। चलिए आगे आइए। कह रहा है कि प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को बेंगी से जोड़ता था? क्या होगा? क्या जाएगा? तो तगर। प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को बेंगी से जोड़ता था? क्या हो जाएगा? तो तगर हो जाएगा। तो कह रहा है तगर प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था और यह कल्याण तथा बेंगी के मध्य स्थित था। आगे कह रहा है चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? बताइए। पुलकेशिन द्वितीय। तो कह रहा है कि चालुक्य के जो है ना, चालुक्य वंश के सबसे महान शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय था। तो पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के शासक के में सर्वाधिक योग तथा शक्तिशाली शासक था। उसने 610 ईस्वी में 610 से 642 ईस्वी तक शासन किया और उसकी उपलब्धियां का विवरण हमें एहोल प्रशस्ति से प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? बताइए। चालुक्य वंश। क्या होगा? तो चालुक्य वंश होगा। क्या होगा? चालुक्य वंश। तो कह रहा है चालुक्यों के शासनकाल में प्रायः महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। विक्रमादित्य प्रथम के भाई चंद्रदित्य की रानी विजय भट्टारिका ने अपने नाम से 2 ताम्रपत्र लिखवाए थे और वह एक अच्छी कवयित्री भी थी। विक्रमादित्य ने अपनी छोटी बहन कुमकुम देवी के कहने पर एक विद्वान ब्राह्मण को एक गांव दान में दिया। आकृति वर्मन द्वितीय की रानी महादेवी ने के उसके साथ रक्तपुर के रक्ताबंधार में उपस्थित रहने का उल्लेख मिलता है। इस वंश की विजय भट्टारिका के कुशलतापूर्वक शासन संदर्भित किया गया था। चलिए नेक्स्ट है। कह रहा है चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? बताइए। क्या हो जाएगा? तो बतापी। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? तो बतापी था। कहाँ था? बतापी। ठीक है, चलिए आगे आइए। कह रहा है कि बालाकोट कर्नाटक जिले के बतापी नामक प्राचीन नगर का आधुनिक नाम जो है ना बदामी था और 6ठी सातवीं शताब्दी ईस्वी में यह चालुक्य राजधानी थी। और बतापी के चालुक्य राजवंश का वास्तविक संस्थापक पुलकेशिन जो है ना प्रथम था। ठीक है, चलिए आगे आइए। आगे कह रहा है कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें हुआ है? बताइए। कह रहा है कि कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें हुआ है? तो क्या हो जाएगा? तो एहोल के उत्कीर्ण लेख में। तो कह रहा है एहोल प्रशस्ति बदामी के शासक पुलकेशिन द्वितीय के इतिहास को जानने का एक सशक्त माध्यम है। इस लेख की भाषा संस्कृत तथा लिपि दक्षिण ब्राह्मी है। इस लेख की रचना रविकीर्ति ने की थी और प्रशास्त्री के अंत में लेखक यह दावा किया है कि उसने इस लिखकर कालिदास तथा भारवी के समान यश प्राप्त किया है। अतः इस अभिलेख में कालिदास के नाम का उल्लेख हुआ है। तो यह कह रहा है कि संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है। बताइए क्या होगा? हाँ, पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में। तो कह रहा है संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में। आगे कह रहा है कि नेक्स्ट है। कह रहा है कि शासक ने सिंहल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा था? बताइए क्या होगा? नरसिंहवर्मन प्रथम। तो कह रहा है कि शासक ने सिंहल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा था। तो क्या हो जाएगा? नरसिंहवर्मन प्रथम। तो कह रहा है कि नरसिंहवर्मन जो है ना प्रथम 630 से 668 ईस्वी मतलब पल्लव वंश से शासक था। 642 ईस्वी में चालुक्यों के विरुद्ध युद्ध में नरसिंहवर्मन को लंका के एक राजकुमार मानवर्मा से सहायता मिली थी। अतः उसने मानवर्मा को पुनः सिंहल की गद्दी दिलाने के लिए शक्तिशाली नौसेना को 2 बार उसकी सहायता हेतु सिंहल द्वीप भेजा था।
आगे कह रहा है कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्रायः एवं प्रिय शब्द घोतक था, बताइए क्या? ये था काली मिर्च। हाँ, तो कह रहा है ना कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्रायः एवं प्रिय शब्द घोतक था, तो ये हो जाएगा काली मिर्च का। तो कह रहा है कि भारतीय काली मिर्च यूनानियों एवं रोमन वासियों को बहुत प्रिय थी, इसलिए प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में इसे एवं प्रिय कहा गया है। इसकी यूनान एवं रोम में बहुत अधिक मांग थी। नेक्स्ट है, हल्बी किस भाषा परिवार से संबंध है, बताइए? हल्बी आर्य से। क्या हो जाएगा? आर्य से, ठीक है। तो कह रहा है कि हल्बी किस भाषा परिवार से संबंध है, तो क्या हो जाएगा? तो आर्य से। तो कह रहा है कि हल्बी जो है ना, कह रहा है कि हल्बी भाषा छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश आदि भूभागों में बोली जाने वाली भाषा है, जो कि इंडो आर्यन भाषा परिवार का हिस्सा है। इसे उड़िया एवं मराठी भाषा का विकास यात्रा के मध्य संक्रमण कालीन में भी माना जाता है। नेक्स्ट है, तोल्काप्पियम ग्रंथ संबंधित है किससे, बताइए? व्याकरण और क्या होगा? व्याकरण और क्या होगा? तो काव्य से। तो तोल्काप्पियम ग्रंथ संबंधित है किससे? तो व्याकरण और काव्य से। तो आज के लिए यहीं तक, अगले क्लास में नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे।